एक ऐसे संगीतकार जिनके पास नई नई अलबेली धुनों का खजाना था। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। उनके संगीत में ठहराव के साथ साथ चुलबुलापन भी था जो सुनने वालों की रूह में उतर जाता था। वो अपने दौर के इकलौते ऐसे संगीतकार थे जिनके संगीत में वेस्टर्न और भारतीय क्लासिकल दोनों का कलेक्शन मिलता है। सबसे ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो। जिन अद्भुत रचनाओं के माधुर्य और जादू में पूरा हिंदुस्तान डूब गया था। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो संगीतकार बाद में बने? पहले वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की आजादी के दौरान उनके लिखे कई गीतों ने वीरों में देश के लिए सब कुछ न्यौछावर होने की भावना कूट कूट कर भर दी थी। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े। क्या आप ये मानेंगे कि वो एकमात्र भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने सबसे अधिक भाषाओं में संगीत की रचना कर एक मिसाल कायम की? और क्या आप यकीन करेंगे कि इतने बड़े संगीतकार पर बंगालियों और वामपंथी कैडर के लोगों की अलग से मदद करने और गुटबाजी करने के आरोप लगे थे। जरा वो मुस्कुरा दिए शमाए जैसे जल गई, वो एक निगाह क्या मिली तबीयतें मचल गई। आखिर क्या वजह थी कि इन्हें अपने करियर के पीक पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा और क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने अपने जिंदा दिल संगीत से भारतीय सिनेमा को अलग मुकाम तक ले जाने में बेहद योगदान दिया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। बात है 1958 की। साउथ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक फेमस एथनिक इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान हुआ करती थी। एक 35-36 साल का भारतीय युवा इस दुकान में आया और सितार दिखाने की मांग की। सेल्स गर्ल ने उन्हें वहां मौजूद सितारों के कलेक्शन दिखाए तो उस नौजवान ने एक सितार खास तौर पर शेल्फ से उतारने की मांग की। ऊंचे शेल्फ से सितार को उतारना थोड़ा मुश्किल था, सो सेल्स गर्ल ने उन्हें टालने की कोशिश की, मगर नौजवान अड़ा रहा। तब तक दुकान के मालिक डेविड आ गए और उन्होंने सितार उतरवाया। तब सेल्स गर्ल ने तंज कसते हुए कहा कि इसे बॉस सितार कहा जाता है और आम सितार वादक इसे बजा नहीं सकते। नौजवान ने उस सितार को बजाने की अनुमति मांगी और डेविड ने उन्हें अनुमति दे दी। उस नौजवान ने सितार बजाना शुरू किया और ऐसा बजाया कि आसपास के लोग भी जमा हो गए। जब वादन खत्म हुआ तो चारों ओर सन्नाटा छा गया था। सब हैरान थे। इतना जादुई संगीत सुनकर डेविड भी भावुक उठे और उन्होंने उस नौजवान से परिचय पूछा। डेविड ने कहा कि मैंने पंडित रविशंकर को अद्भुत सितार बजाते सुना है, लेकिन आप भी उनसे कहीं भी कम नहीं हैं। मैं आज धन्य हो गया कि आप मेरी दुकान पर आए। नौजवान ने कहा, मैं ये सितार खरीदना चाहता हूँ। डेविड ने कहा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सितार आप मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। सेल्स गर्ल ने उस भारतीय नौजवान के हाथों को चूमा और $1 का नोट देते हुए कहा, पता नहीं आपसे कभी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए क्या आप मेरे लिए इस नोट पर ऑटोग्राफ दे सकते हैं? उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए उस नोट पर अपना नाम लिखा, सलील चौधरी। सलील चौधरी, जिनका जन्म 1923 में 19 नवंबर को पश्चिम बंगाल के गांव सोनारपुर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका अधिकतर बचपन असम के बागानों में बीता, जहां उनके पिता ज्ञानेंद्र चंद्र चौधरी डॉक्टर थे। सलील चौधरी के पिता को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था।
सलील चौधरी का बचपन अपने पिता के वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक कलेक्शन को सुनकर ही बीता। इसके साथ ही इनके पिता गांव वाले और मजदूरों के साथ मिलकर नाटक भी किया करते थे। उन्हीं दिनों से इनका रुझान संगीत की ओर हुआ था। वो एक संगीतकार बनना चाहते थे। उन्हें कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आता था। हालांकि उन्होंने किसी उस्ताद से संगीत की पारंपरिक शिक्षा नहीं ली थी। सलील चौधरी के बड़े भाई एक ऑर्केस्ट्रा में काम किया करते थे। वो भी अपने बड़े भाई के साथ जाया करते थे। इसी चलते सलील चौधरी हर तरह के वाद्य यंत्रों से भली भांति परिचित हो गए थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आगे चलकर अपने कई गीतों में किया है। सलील चौधरी ने अपनी स्नातक की शिक्षा कोलकाता के मशहूर बंगावासी कॉलेज से पूरी की। विश्वविद्यालय के दिनों में ही सलील चौधरी को राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी और देश को स्वतंत्र कराने के लिए छिड़ी मुहिम में वो भी शामिल हो गए। अभी तक कोई ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आगे चलकर ये छोटा लड़का फिल्मों का जबरदस्त संगीतकार बनेगा, लेकिन समय ने करवट ली। एक वक्त ऐसा भी आया जब साल 1940 में इन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की सदस्यता ले ली। सामाजिक मुद्दों को लोगों के सामने लाने में इनकी भागीदारी अहम रहती थी। ये गांव-गांव नुक्कड़ नाटक और गीतों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करने लगे। सलील चौधरी ने इन गीतों को गुलामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इनके गीतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष को एक नई दिशा दी। इसी वजह से इन्हें काफी छिपकर भी रहना पड़ता था। इन्हें अरेस्ट होने का भी डर लगा रहता था, लेकिन इस सब की परवाह ना करते हुए इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए भी गीत लिखे। साल 1943 में सलील चौधरी ने क्रांतिकारियों के लिए बंगला में एक गीत लिखा, धेउ उतचे तारा टूटचे। इस गाने ने आजादी के दीवानों में नया जोश भरने का काम किया, लेकिन बाद में इस गीत को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। कई वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद जब देश को साल 1947 में आजादी मिल गई तो परिवार के दबाव के चलते इन्होंने इप्टा से सदस्यता वापस ले ली। हालांकि इसके बाद भी सलील चौधरी ने कहानी और गीत लिखना बंद नहीं किया। ये वो दौर था जब सलील फिल्मी दुनिया की तरफ रुख कर रहे थे। साल था 1949 जब इन्होंने बांग्ला फिल्म पोरीबर्तन से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। इस फिल्म की लोकप्रियता ने कम ही समय में इन्हें बांग्ला फिल्मों में चर्चित नामों में लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने पाशेर बाड़ी, पोरीबर्तन और बार जात्री जैसी हिट फिल्में बनाई, लेकिन हिंदी सिनेमाई दुनिया में इनका आना एकदम इत्तेफाकन था। दरअसल एक बार सलील चौधरी एक बांग्ला फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे जो एक किसान पर आधारित थी जिसकी जमीन छिन जाती है और वो पैसा कमाने के लिए कलकत्ता जाता है और वहां जाकर वो रिक्शा चलाने को मजबूर हो जाता है। ये स्क्रिप्ट निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को पसंद आई और उन्होंने इसके बारे में फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय को बताया। बिमल दा को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। बिमल दा इसे हिंदी भाषा में बनाना चाहते थे। इन्होंने फौरन ही सलील चौधरी को अपना स्क्रिप्ट लेकर मुंबई आने को कहा। साल 1950 में अपने सपनों को नया रूप देने के लिए वो मुंबई आ गए। इस तरह साल 1953 में ये फिल्म 2 बीघा जमीन के तौर पर सामने आई। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। सलील चौधरी ने इस फिल्म का संगीत भी दिया जो काफी पसंद किया गया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिल तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता। फिल्म 2 बीघा जमीन की सफलता के बाद सलील चौधरी विमल रॉय के चहेते संगीतकार बन गए। इसके बाद विमल रॉय की फिल्मों के लिए सलील चौधरी ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 50 से लेकर 70 के दशक के बीच इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संगीतकार पांव जमा लिया। साल 1958 में आई फिल्म मधुमती, जिसके मुख्य कलाकार के रूप में दिलीप कुमार और वैजयंती माला थे, इस फिल्म के संगीत में सलील दा ने काफी नए प्रयोग किए। इस फिल्म के सभी गीत लाजवाब रहे।
फिल्म के गाने चढ़ गयो पापी बिछुआ के लिए सलील साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। ये उस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। लगातार फिल्मों की सफलता के चलते फिल्म इंडस्ट्री में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। सलील चौधरी को लोग प्यार से सलील दा कहने लगे और वो सबके प्यारे सलील दा नाम से फेमस हो गए। सलील साहब बहुत कम समय में ही दिलीप कुमार, वैजयंती माला, देवानंद, मीना कुमारी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे बड़े बड़े कलाकारों के लिए संगीत कंपोज करने लगे। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा। सलील दा का संगीत वेस्टर्न और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक का सम्मिश्रण हुआ करता था, इसलिए गायकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। सलील दा के शुरुआती करियर में उनकी जोड़ी गीतकार शैलेंद्र के साथ खूब जमी और सराही गई। इन दोनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक संगीत की रचना की, जिसमें साल 1956 में आई फिल्म जागते रहो, इसका संगीत जागो मोहन प्यारे आज भी संगीत प्रेमियों के कानों में रस घोल देती है। इसके बाद साल 1960 में उसने कहा था, साल 1961 में चार दीवारी प्रमुख थे। झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए। साल 1961 में आई फिल्म माया का गीत जा रे उड़ जा रे पंछी बहारों के देश जा रे सुपरहिट रहा। जा रे उड़ जा रे पंछी बहारों के देश। सलील चौधरी और गुलजार की जोड़ी ने भी कुछ ऐतिहासिक गीतों की रचना की। इन दोनों फनकारों की रचनाएं साल 1960 में बनी फिल्म काबुली वाला में खूब सराही गई। मन्ना डे की आवाज में सजा ये गीत ऐ मेरे प्यारे वतन आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े। इसके अलावा इन फिल्मों में मेरे अपने और आनंद जैसी सुपरहिट फिल्में भी शामिल हैं। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। साल 1962 में हाफ टिकट, झूला, साल 1965 में आई फिल्म चांद और सूरज, पूनम की रात, साल 1969 में इत्तेफाक सारा आकाश, साल 1970 में आई फिल्म आनंद। इसका एक गाना जिंदगी कैसी है पहेली हाय, इसने लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस गीत को आधी सदी बीत जाने के बाद भी याद किया गया और गुनगुनाया जाता है। ये फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम है। साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने, इसका संगीत सब कुछ ठीक ठाक है। ये गीत सदाबहार गीतों में शामिल है जो युवाओं के सिर चढ़कर बोला, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। साल 1972 में मेरे भैया, साल 1977 में मीनू, 1984 में कानून क्या करेगा, साल 1989 में कमला की मौत, नेहरू भारत का गहना, आत्मदान, आखिरी बदला, साल 1994 में तिरिया चरित्र, साल 1994 में स्वामी विवेकानंद इनके जीवन की प्रमुख फिल्मों में रही है। हमसे नफरत करो चाहे प्यार करो मर्जी। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर सलील जी की पसंदीदा गायिका रहीं। उस दौर की किसी फिल्म के गाने की गायिका लता जी और संगीतकार सलील दा हों तो गानों के हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। लता जी के साथ सलील चौधरी ने कई यादगार गीतों की रचना की थी। रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही। सलील चौधरी के ही एक एल्बम के गीत के कारण लता जी और महान गायक मोहम्मद रफी में तनाव शुरू हुआ था। इस विषय पर इस चैनल पर एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। सलील चौधरी वामपंथी थे और वो बंगाली थे। उस वक्त बॉलीवुड में बंगाली लॉबी काफी हावी थी।
बताया जाता है कि सलील चौधरी भी बंगालियों और वामपंथी कैडर के लोगों की अलग से मदद किया करते थे। यही वजह है कि इनके गानों में किशोर कुमार और अशोक कुमार की आवाजें ज्यादा सुनने को मिलती थीं। सबसे ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न। किशोर कुमार भी इनसे जिद करके कोई भी बात मनवा लेते थे। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया है साल 1962 का। फिल्म थी हाफ टिकट, जिसमें किशोर कुमार ने जिद करके एक कॉमेडी डुएट गाने में लता मंगेशकर की जगह अपनी आवाज ही रिकॉर्ड करवा दी थी। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। गाने के बोल थे आंख सीधी लगी। हालांकि ये गाना खासा लोकप्रिय हुआ और लोगों ने सलील दा की खासी तारीफ की। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। सलील दा के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थीं। इन्होंने पहली शादी साल 1953 में चित्रकार ज्योति चौधरी से एक मंदिर में की थी। दोनों की 3 बेटियां थीं, आलोक, तुलिका और लिपिका। कई साल एक साथ रहने के बाद सलील साहब और ज्योति दोनों ही रहस्यमय तरीके से अलग हो गए। दोनों के अलग होने की वजह कभी सामने नहीं आई। इसके कुछ सालों बाद इन्होंने गायिका सविता बनर्जी से कोर्ट में शादी की, जिनसे इन्हें 2 बेटे सुकांत और संजय और 2 बेटियां अंतरा और संचारी हुईं। सविता चौधरी की बेटी अंतरा चौधरी भी एक गायिका रहीं, जिन्होंने कई उम्दा गीतों में अपनी आवाज दी। 70 के दशक में सलील चौधरी को मुंबई की चकाचौंध रास नहीं आई और वो कोलकाता वापस आ गए। इस बीच इन्होंने कई बांग्ला गाने भी लिखे। इनमें सुरेर झरना और तेलेर शीशी जो कि श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। सलील दा ने अपने 4 दशक में लगभग 75 हिंदी, 45 बांग्ला, 26 मलयालम समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया, उड़िया और मराठी आदि 13 भाषाओं की फिल्मों के लिए संगीत दिया। इतनी भाषाओं में संगीत बनाने वाले वो एकमात्र भारतीय संगीतकार रहे। यही नहीं, 1988 में संगीत के क्षेत्र में इनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लगभग 4 दशक तक अपने संगीत के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाले महान संगीतकार सलील चौधरी 5 सितंबर 1995 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास सलील चौधरी के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जिया को इजाजत। नमस्कार।